हेलो दोस्तों, वेलकम टू यावर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर सेट 2 करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट का, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका मान? देखिए, जब 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 से 140 को कितना हो जाएगा? 70। 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में। इस तरह आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, 5 गुने 7। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम बराबर खाली जगह होता है। देखिए, दो पूर्णांक आपको दे रखा है ए और बी, तो याद रखिएगा फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब एचसीएफ और एलसीएम को जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका? ए इंटू बी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न, 40 और 160 का एचसीएफ कितना होगा? तो 45 का, तो 45 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और 160 का कीजिएगा तो 2 से 80 बार में, 2 से 40, 20, 10 और फिर कितना? 5। तो दोनों का गुणनखंड में से कॉमन आपका सिर्फ 5 और 5 है। ठीक है, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा? 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो इसके शून्य क्या होंगे? देखिए, यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का -9 और सी का कितना? 8। शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा 8, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय ए। सी का वैल्यू कितना है आपका? ए। सी के जगह ए रख दी, और ए का वैल्यू कितना है? 1 रख दी। इस तरह ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 8। इसका मतलब इस जगह की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा शून्य के लिए, तो शून्य निकालने जानते ही होंगे आप लोग। ठीक, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो इस तरह इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा आपका? 1 और 8। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा? देखिए, यहाँ से भी समीकरण से हम लोग ए बी और सी का वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ लिख दिए। ठीक, और 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, भिन्न का जोड़ है, सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा अभी बताएं शून्यकों का योगफल होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, और आएगा कितना? -2 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बहुपद Cx के लिए ग्राफ आकृति में दिया है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है? देखिए, 1, 2, 3 और कितना? 4। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में यदि तीनों इक्वल है एक दूसरे का, तो समीकरण युग्म का क्या होगा? देखिए, जब तीनों बराबर हो तो उसका अनेक हल होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यदि रेखाएं 3x प्लस 2 के y बराबर 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 समांतर है तो k का मान कितना हो जाएगा? अगर देखिए समांतर बोला है तो a1 बाय a2 बराबर होगा, लेकिन c1 बाय c2 का बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से जब a1 बाय a2 का मान रखिएगा, यहाँ से देखिए हम लिख दिए सबका सारा वैल्यू। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो k का मान कितना आएगा आपका? 15/4, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। k के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y बराबर कितना है? 15 असंगत है? अगर असंगत है, देखिए यहाँ पे अगर असंगत है तो a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 का, और बराबर नहीं होगा c1 बाय c2 का। सेम प्रोसेस वही वाला है। यहाँ देखिए तीनों का वैल्यू लिखा हुआ है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा a1 बाय a2 को, तो k का वैल्यू कितना आएगा आपका? 16। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण युग्म 5x प्लस 3y बराबर 4 और 3x माइनस 2y बराबर 10 का हल क्या है? तो देखिए यहाँ पे पहला समीकरण में से x का मान निकाल लिए हैं, और दूसरे समीकरण में जहां x था वहां उसको रख दिए। ठीक, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, आप लोग पढ़े भी होंगे। और इस तरह करके जब x और y को सॉल्व कीजिएगा तो दोनों आपका आएगा कितना? 2 और 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और -2 आएगा, 2 और -2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
यदि x बराबर a, y बराबर b, देखिए दो समीकरण आपको दे रखे हैं, ठीक, यहाँ पे, और पूछा है कि x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा। देखिए जब दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो y यहाँ पे कट जाएगा, y कट जाएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में y कट जाएगा और x और x जुड़ के 2x हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, x का मान 3 आएगा और y का मान 1 आएगा, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा 3 और 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 एवं 7x - 4y बराबर कितना है 2 है का हल क्रमशः कितना होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, एक बार इसको सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या फिर यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन बी को सॉल्व करने पर आपका द्विघात समीकरण आ जाता है। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। सिंपल है, यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर है, उसको लगा दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा आपका। द्विघात समीकरण के समान पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त क्या है, देखिए मूल अगर समान हो तो याद रखिएगा डी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही होगा। द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 बराबर 0 का विविक्तर कितना होगा, विविक्तर मतलब b का वैल्यू निकालने बोला है आपको। देखिए यहाँ पे इस तरह a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का -5, c का, और d का फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है -5 रख दीजिएगा, ठीक, सब सारा वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो 25 में से 16 घटा दीजिएगा, आपका कितना बच जाएगा, बचेगा आपका 9 बचेगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 9, ठीक। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1, सेम वही क्वेश्चन, इसमें भी विविक्तर निकालने बोला है आपको, मतलब d का ही मान निकालने बोला गया है, और d का फॉर्मूला वही होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और 18 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको 17 में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको 18 में भी दिया है, और 18 में आपको बोला था मूल निकालने के लिए, यहाँ पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख पाए, मूल निकालने बोला है, तो पहले डी का वैल्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए डी का वैल्यू निकाल लिए इसी में से, और 18 नंबर में से सिर्फ क्या कीजिए, मूल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये वाला -b + -√b² - 4ac/2a, और देखिए डी का वैल्यू 0 के बराबर है, डी का वैल्यू किसके बराबर है, तो दोनों मूल भी समान आएगा, 1/3 और 1/3, इस तरह ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी में देखिए 1/3 और 1/3 दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण के x² + 4x + 1 का बराबर 0 का मूल समान है तो k का मान क्या होगा। फिर बोला मूल समान है, इसका मतलब d बराबर होगा किसका, 0 का, वही फॉर्मूला लगाइए, b² - 4ac, a और b और c का मान रख लीजिए, आपका k का मान आसानी से निकल जाएगा, 4 आएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण इतना का मूल, देखिए सारा क्वेश्चन मूल वाला ही है, तो सेम वही प्रोसेस है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, सॉल्यूशन सारा कर दिए हैं वैसे। एपी बराबर बोला है 3, 1, -1 और -3 के लिए क्रमशः पद ए और सार्वंतर कितना होगा। देखिए प्रथम पद हम लोग उसी को बोलते हैं जो पहले लिखा हो, ठीक है। तो पहले आपका क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक, पहले आपका कितना लिखा हुआ है, 3, तो प्रथम हो जाएगा क्या आपका 3। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले वाला को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, a2 माइनस में a1, तो एक में से -3 की जगह कितना आएगा, -2 आएगा, तो हो जाएगा सही आंसर 3 और -2। अगला प्रश्न देखते हैं, एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो जो पद शून्य होगा वो आपका अंतिम पद होगा, मतलब an को ही हम लोग अंतिम पद बोलते थे, तो an बराबर 0 हो जाएगा, an बराबर 0, और an का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे a + n - 1 इंटू डी, और यहाँ देखिए हम a का वैल्यू, an का वैल्यू और d का वैल्यू सारा लिख दिए यहाँ पे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सही आंसर आपका आ जाएगा। तो कौन सा पद 0 होगा, आपका 8वां पद क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एपी बराबर 7, 13, 19 2005 के कितने पद, देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में आपको 40वां पद पूछा है, 40वें पद का योगफल कितना होगा, 40वें पद का योगफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे नहीं सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको अंतिम पद दे रखा है 205, और पूछा कि इसमें से कितने पद हैं, 7 से लेकर के 205 के बीच में कितने पद हैं, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको पूछा है, तो देखिए सारा वही प्रोसेस रहेगा आपका, देखिए a1 का मान, d का मान सारा लिख दिए यहाँ पे, और जब इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए सॉल्व भी कर दिए हम,
तो n का वैल्यू वही वाला फॉर्मूला लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार अंतिम पद आपको दे रखा है 205, तो 205 रख दीजिएगा और n बराबर कितना निकल कर आएगा आपका 34। तो 7 से लेकर के 205 के बीच में कितने पद होंगे आपके 34 पद होंगे। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा, तो 6 से विभाज्य कौन कौन होगा 6, 12, 18 और इस तरह करके जो 40वां पद होगा वो भी आपका 6 से कटने वाला होगा। मतलब 40वां पद क्या हो सकता है 6 से कटने वाला, 6 चौका 24, 240 होगा। तो अंतिम पद यहाँ हो जाएगा आपका कितना 240। अंतिम पद देखिए हम यहाँ लिख भी दिए हैं 240। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा n बराबर हो जाएगा 40, ठीक है, an बराबर 240 और a1 का मान हो जाएगा 6, a2 का मान 12। d का भी वैल्यू हम देखिए यहाँ पे निकाल दिए सारा, यहाँ पे देखिए d का वैल्यू निकाल दिए हैं। और हाँ, योगफल जब बोले आपको तो योगफल का फॉर्मूला लगाइएगा Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। इस तरह सॉल्व कीजिएगा, इसको कितना आएगा 4920। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सब आपके क्या होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल हो किसका, देखिए दो भुजा जब समांतर दे रखे, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक, ये भुजा इस भुजा के अगर समांतर दे दे तो ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा और ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बोला है एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ये दोनों बराबर है। अब एडी का वैल्यू सिर्फ नहीं दिया है, बाकी तीनों का वैल्यू दिया है यहाँ पर, इसका तीनों सॉल्व कर दीजिएगा, एडी का मान आपका निकल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सी आपका सही हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें समरूपता का कौन सा कसौटी लगेगा, देखिए जब किसी त्रिभुज में दो को कोण बराबर दे दे, ठीक, दो को कोण बराबर दे दे किसी त्रिभुज का, तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इस समरूपता कसौटी को हम लोग क्या बोलते हैं एंगल समरूपता कसौटी। ऑप्शन नंबर सी आपका। निम्न में से कौन से त्रिभुजों की सर्वांगसमता कसौटी नहीं है, तो देखिए साइड अगर तीनों भुजा बराबर हो त्रिभुज का तो भी समरूप होगा, अगर तीनों कोण बराबर हो तो भी क्या होगा समरूप होगा। लेकिन अगर दो को कोण के बीच में एक भुजा बराबर हो तो ये आपका समरूप नहीं होगा। साइड एंगल साइड भी आपका नियम होता है। तो पूछा है कौन नहीं होगा आपका सी नंबर नहीं। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होता है, ये एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये यहाँ पे समकोण है, ये सी है, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। देखिए सी समकोण बोला है और बोला समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये भुजा इस भुजा का क्या है बराबर है। तो इसका मतलब आप पाइथागोरस पढ़े बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर और होता है किसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर। अब देखिए एसी और सीबी दोनों बराबर है, एसी और सीबी दोनों क्या है बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2ac का स्क्वायर। देखिए ab स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2ac का स्क्वायर। तो सही आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो कौन भी पूछा है कितना होगा। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए हम, तीनों का मान आपको दे रखा है। तो इसमें क्या कीजिए कि कर्ण को अगर हम लेते हैं, कर्ण को, ये जो कर्ण है, ठीक, अब कर्ण का जब वर्ग करते हैं और जब इन दोनों भुजा का भी वर्ग करके जोड़ते हैं तो तीसरे के बराबर आता है। देखिए यहाँ तीसरे के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। और ये तभी होता था पाइथागोरस में जब एक कोण क्या हो समकोण हो, मतलब ये समकोण त्रिभुज हो तभी होता था, मतलब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कितना एक बिंदु पर, ठीक है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और P की दूरी से केंद्र 17 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे हम फिगर बना दिए, जैसे ये मान लीजिए वृत्त है आपका और ये आपका स्पर्श रेखा है, ये 15 सेंटीमीटर है P से और केंद्र से कितना है 17 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको पूछा है। तो याद रखिएगा जैसे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा और जो मतलब त्रिज्या होगा इसका वो आपका क्या हो जाएगा इसमें से आधार लंब हो जाएगा, ठीक। तो लंब बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे कि कर्ण में से माइनस कर देंगे किसको आधार को,
8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती? तो सिर्फ और सॉरी ये तो बता दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बता दीजिए। यदि TP TQ केंद्र वो वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कौन PO Q 110 है तो PTQ बराबर कितना होगा? कुछ ऐसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए एक वृत्त है और T से एक स्पर्श रेखा P तक ये खींचा है और इसी T से एक स्पर्श रेखा Q खींचा है और बीच में इसका केंद्र है O, तो P वो ये वाला मान आपको दे रखा है 110 ये दे रखा है। आप याद कीजिए ये त्रिज्या है स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री कौन बनता है? ये भी त्रिज्या है, ये भी स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखिए एक चतुर्भुज बन जाएगा आपका, ये चतुर्भुज POPTQ, जिसमें से 3 कोण आपको दिया, एक कोण आपसे पूछा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका कितना होता है? 360 होता है। तो 3 आपको दिया हुआ, एक नहीं दिया, आसानी से निकल जाएगा आपका, ठीक है, 70 डिग्री निकलेगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के केवल खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। 120 के केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कोण 120 आपको दिया है, त्रिज्या 7 दिया है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 120, 360, पाई का वैल्यू जानते हैं, आर का मान आपको दिया है, सॉल्व कीजिएगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर? देखिए सर परिधि दिया, आपको त्रिज्या दिया ही नहीं और चतुर्थांश बोला है, तो याद रखिएगा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे परिधि की सहायता से हम लोग त्रिज्या निकाल ली है 7/2। ठीक, और जब यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको बता ही दिए कितना हो जाएगा 90। अब फार्मूला वही होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ये जीवा है और ये इसका लघु वृत्तखंड है और ये वाला क्या है? इसका दीर्घ वृत्तखंड है। अब पूछा आपको दीर्घ वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला, तो पहले क्या करेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस छोटे वाले भाग को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सिर्फ यही वाला बचेगा आपका। देखिए यहाँ फॉर्मूला भी लगाएं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैं वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वाला को क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे आंसर है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए में ही है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है? फिर से वही फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा। थीटा का मान आपको दे रखा है 60, त्रिज्या का मान 21, तो चाप की लंबाई जब निकालते हैं तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, उस पर पाई आर स्क्वायर साइड पर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस थीटा की जगह 60 रखिए, पाई का वैल्यू जानते हैं, आर का मान 21 दे रखा है, सॉल्व कीजिए, आसानी से 22 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बस 40 क्वेश्चन तो हो गए। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले अगर यदि आप सेट 1 नहीं देखे हैं, ठीक, तो आप सेट 1 भी देख सकते हैं, साइंस के सेट जाके देख सकते हैं, ठीक है।